सुप्रभात बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा। प्रस्तुत पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 से लिया गया है। इसका शीर्षक है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते थे, अर्थात पढ़ाने के कार्य के साथ साथ साहित्य में भी इनकी रुचि थी। मतलब ये कहानी, कविता, उपन्यास आदि भी लिखते रहते थे। इनकी पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक है, जिसमें इन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया था। ये था हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय। अब पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 से लिया गया है। इसका शीर्षक है बस की यात्रा। यह पाठ एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार पुराने और खराब हालात के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लेखक हरिशंकर परसाई व उनके 4 मित्रों को एक बार जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्हें पहले सतना, एक स्थान का नाम है, तो सतना से उन्हें पन्ना की यात्रा बस के द्वारा करनी थी और फिर पन्ना से जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी। तथा बस में यात्रा करते समय उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। अब पाठ देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। पाठ की व्याख्या देखते हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि एक तो लेखक थे और एक उनके अलावा उनके 4 मित्र थे, यानी कि वो 5 सभी मिलाकर 5 मित्र हो गए। कि पाँचों ने तय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से चलें। कहाँ चलें? उन्हें पन्ना से सतना जाना था और सतना से उनको एक ट्रेन मिलती थी जो जबलपुर तक जाती थी, तो उन्हें वह ट्रेन पकड़नी थी। तो इसका मतलब अब उन्हें पन्ना से सतना बस के द्वारा जाना था। तो उन्होंने सबने तय किया कि वो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनमें से 2 मित्रों को सुबह काम पर भी जाना था। इसीलिए उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ा। कुछ लोगों ने उनको कहा कि इस जो समझदार लोग होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तब लेखक ने सोचा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या कोई मतलब खतरनाक रास्ता है कि ऐसा क्यों है मतलब। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बल्कि ये बस ही एक डाकिन है। मतलब बस की जो स्थिति थी वो ऐसी थी
डाकिन के समान थी। बहुत ही खराब हो चुकी थी बस की स्थिति। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब बस की स्थिति ऐसी थी कि उस बस को देखो तो श्रद्धा दया के भाव उमड़ पड़ते थे। बहुत वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत ही पुरानी थी वो, और इतनी जर्जर अवस्था में थी, इतनी खराब अवस्था में थी कि ऐसा लगता था कि बहुत सदियों के ये अनुभव लिए हुए है, सदियों से चली आ रही है। और उस पर जो निशान थे टूटने फूटने के, घिसने के, वो भी बहुत पुराने हो चुके थे। लोग इसलिए इस बस से नहीं सफ़र करना चाहते थे कि ये बस बुढ़ापे में है और इसे बुढ़ापे में कष्ट हो जाएगा बस को। ये बस केवल पूजा के लायक ही थी, मतलब इसको बस रख दो और इसकी पूजा ही की जा सकती थी, ऐसी स्थिति थी इस बस की। तो लोगों का ये कहना था कि यह बस सवारी करने लायक नहीं है, बल्कि पूजा के लायक है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब जब हम सब उस बस में जाने के लिए तैयार हो गए तो हमने देखा कि उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब जो बस की जो कंपनी थी उसमें एक हिस्सेदार थे बस की कंपनी में, वो भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले, क्यों नहीं चलती है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, चलो हम भी देखेंगे कैसे चलती है। और गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तब हम भी इधर उधर देखकर बैठ गए बस में। हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस ये बहुत अनुभवी है, इसे बहुत ही पुराना अनुभव है इन सड़कों पर चलने का, और जो नई नवेली बसें हैं उनसे इस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, और ये हमें बहुत ही प्यार से अपने बेटों की तरह हमें अपनी गोद में लेकर चलेगी। अब हम तो बैठ गए बस में, लेकिन जो हमें छोड़ने आए थे वो उस बस को इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आंखें कह रही हों कि आना जाना तो लगा ही रहता है, इस दुनिया में जो आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और आदमी को जाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। मतलब उनकी आंखों से हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हमें ये अंतिम विदाई दे रहे हों, और ना जाने क्या क्या वो सोच रहे हों। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब क्या हुआ, उसका इंजन सचमुच चलना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, और
उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही थी, इतनी घर घर की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। उनमें कांच भी बहुत कम थे, जो खिड़कियां थी उनमें बहुत ही कम कांच थे और वो हमें ऐसे लग रहे थे कि अभी टूटकर नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए हम खिड़की से थोड़ा दूर सरक गए और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब वो जब बस सचमुच ही चलने लगी तो हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात यह बस लगभग कितने 60-70-80 वर्ष पुरानी रही होगी। मतलब जिस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो उन्होंने उस समय की बात याद दिलाई है कि यह उस समय जवान होगी, यानी कि उसी समय यह बस बनी होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। उस बस को पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी असहयोग आंदोलन से कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन करना है, क्योंकि बस का हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, जैसे कि उन्हें बस के हर हिस्से को एक दूसरे का साथ नहीं देना है, इस तरह से लग रहा था। जो सीट की बॉडी है वो ऐसी लग रही थी कि आगे निकल गई है और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर जो गाड़ी की जो बॉडी है वो आगे भागी जा रही है। जब हम लगभग 8-10 मील चल गए तब हमें सब कुछ समझ में आने लगा, पर बस यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब जब वो 8-10 मील चल गए थे तो उनकी बस एकदम अचानक से रुक गई। और क्या हुआ? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी लेकर उसमें जो नली थी पेट्रोल निकालकर उसे अपने बगल में रख लिया, अपनी साइड में रख लिया और वो नली इंजन में लगा दी। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार थे वो इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और नली से उसे पेट्रोल पिलाएंगे, जिस तरह की एक माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब जो लेखक हैं वो बस की जो दशा थी उससे बहुत ही घबराए हुए थे। अब जो बस की रफ्तार थी वो कितनी हो गई थी? 15-20 मील हो गई थी, मतलब ठीक चल रही थी वो। पर मुझे जो मतलब लेखक कह रहे हैं कि मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस पर उन्हें कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। कभी भी उसका ब्रेक फेल हो सकता था क्योंकि बस की स्थिति ऐसी थी। स्टीयरिंग भी टूट सकता था। लेकिन जो बाहर प्रकृति के दृश्य दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही सुंदर थे, लुभावने थे। दोनों तरफ सड़क के हरे भरे पेड़ थे और उन पर पक्षी भी बैठे हुए थे। इतना लुभावना दृश्य होने के बाद भी लेखक को वे पेड़ अपने दुश्मन
लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि जो भी पेड़ आता तो लेखक को लगता कि बस शायद इसी से टकरा जाएगी। जब वह भी पेड़ निकल जाता तो अब फिर अगला पेड़ लेखक को लगता शायद बस इससे टकरा जाएगी। फिर एक झील दिखाई दी लेखक को रास्ते में, तो अब लेखक सोचने लगे कि शायद अब बस इसी में ही गोता लगाएगी, इस झील में। मतलब वो बस की इतनी हालत ख़राब थी कि लेखक को प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो रास्ते का नज़ारा था वो सब उसको दुश्मन दिखाई दे रहे थे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, वो बस एकदम से रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिशें की पर वह नहीं चली। अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। लेखक को ऐसा लग रहा था, मतलब जो कंपनी के जो हिस्सेदार उस बस में बैठे हुए थे वो कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, पर ये तो इत्तेफाक की बात है कि बस रुक गई, वैसे तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब वहाँ पर शाम होने लगी थी, जो बिल्कुल रात हो गई थी, और चांदनी में जो वृक्षों की छाया के नीचे जो बस थी वो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय लग रही थी, बहुत ही ख़राब लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। लेखक को बहुत ही तरस आ रहा था और उसे बस के बारे में वह सोच रहा था कि एक तो बेचारी ये इतनी बूढ़ी है और ऊपर से हम इस पर लदकर चले आ रहे हैं। अगर ये बेचारी रास्ते में मर गई तो हमें ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब इसके जो जैसे कोई इसका जो अंतिम संस्कार हमें ही करना पड़ेगा। लेखक ऐसा सोच रहे थे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब क्या हुआ, जब जो हिस्सेदार थे कंपनी के, उन्होंने वो इंजन खोलना शुरू कर दिया और उसमें कुछ जो कमी थी उसको ठीक किया। इतना करने पर वो बस आगे चली, लेकिन अब उसकी चाल और भी कम हो गई थी। पहले से उसकी गति कम हो गई थी। अब वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हो चांद की चांदनी में, और धीरे धीरे रास्ता ढूंढकर वह रेंग रही हो। रेंगने के समान वह बस चलने लगी। अब अगर उसको बस के पीछे से कोई गाड़ी आती तो जो हमारी बस थी वो एकदम एक किनारे खड़ी हो जाती और उसको कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। मतलब वह उसके जो बस की तुलना थी वो एक बूढ़ी स्त्री से, बूढ़ी महिला से कर रहे थे। और जिस तरह से पीछे से कोई अगर आ गया तो उसको ऐसा लग रहा था कि वह बूढ़ी उनको कह रही हो कि बेटी निकल जाओ, अपनी तो अब उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर ही पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ ये एक बहुत ही व्यंग्यात्मक लेखक ने बात कह रहे हैं
और वो बता रहे हैं कि जैसे ही बस वो पुलिया के ऊपर पहुंची थी तो जो टायर था वो उसमें पंचर हो गया और उसमें आवाज़ हुई और वो टायर पिचक गया और बस को क्या हुआ, वो बहुत ज़ोर से जैसे हिलकर बस रुक गई। लेखक सोच रहे हैं अगर बस स्पीड में होती, तेज़ चलती हुई होती तो जितनी ज़ोर से वो पंक्चर हुआ था तो बस उछलकर नाले में ही जा गिरती। तब लेखक ने कंपनी के जो हिस्सेदार थे उनकी ओर श्रद्धा भाव से देखा था, बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा था कि वह मतलब उनको उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो टायरों की हालत जानते थे, फिर भी अपनी जान को हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र करने के लिए आ गए। और वो सोच रहे हैं उनके बारे में कि उनको तो एक क्रांतिकारी आंदोलन नेता होना चाहिए था, आंदोलन का नेता होना चाहिए था, ताकि अगर बस नाले में भी पहुंच जाती और सब मर जाते तो जो देवता थे वो उनका इंतज़ार करते और वो कहते कि देखो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण त्याग दिए लेकिन टायर को नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक कह रहे हैं कि जब उसका टायर वो पंचर हो गया तो दूसरा एक घिसा हुआ टायर लाया गया और उसको बदल दिया गया और फिर बस चलने लगी। अब हमें ऐसा लग रहा था, लेखक को अब ऐसा लग रहा था कि अब वो जहाँ जिस स्थान पर उन्हें जाना था पन्ना वो अब कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो बस इतनी धीरे धीरे चल रही थी। कभी ख़राब हो जाती थी, कभी उसका टायर पंचर हो जाता था, कभी इंजन में छेद हो जाता था। तो उनको इस स्थिति से ऐसा लग रहा था वो अब पन्ना तो क्या, अब कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी ज़िंदगी अब इसी बस में गुजारनी है और सीधे दूसरे लोग को चले जाना है, क्योंकि पृथ्वी पर तो इसकी कोई मंजिल नहीं है। पृथ्वी पर ये कोई किसी भी मंजिल पर ये बस नहीं पहुंचने वाली। अब जो उन लेखक के अंदर जो पहुंचने की जो बेताबी थी या उनको चिंता हो रही थी वो सब खत्म हो गए थे, सब दूर हो गए थे। सब आराम से घर की तरह बैठ गए थे, बिल्कुल चिंताएं सब छोड़कर। सब चिंता उनकी ख़त्म हो गई थी और सभी ने आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था। धन्यवाद।